we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। खबर आप तक पहुंच गई होगी कि ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार में गृह मंत्री रहे असदुज्जमा को फांसी की सजा सुनाई। ये वही शेख हसीना है जिन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र की धज्जी उड़ाकर रखती थी। शेख हसीना ने बांग्लादेश में लगातार 5वें कार्यकाल के लिए अंतिम चुनाव 7 जनवरी 2024 को कराए थे। उनकी पार्टी अवामी लीग ने अपार लोकप्रियता का प्रदर्शन करते हुए 300 में से 224 सीटें जीत ली थी, बिल्कुल बिहार की तर्ज पर। देश की प्रमुख विपक्षी नेता बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराते हुए 17 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। वो तभी बाहर आ सकीं जब अगस्त 2024 में शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति के बहुत सारे संदर्भ बिहार से लेकर बांग्लादेश और दिल्ली से लेकर ढाका तक जुड़ते हैं, लेकिन समय का बदला हुआ चक्का देखिए कि आज खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में है और फांसी का तख्ता शेख हसीना का इंतजार कर रहा है। ट्रिब्यूनल ने हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है। इन नेताओं पर आरोप है कि जुलाई अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान उनके गलत फैसलों और आदेशों के कारण 1400 से ज्यादा लोगों की जान गई। सवाल है कि इस आदेश का संदेश भारत के लिए क्या है? इस पर भारत को खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए? यह सवाल इसलिए बहुत गंभीर है क्योंकि दोनों ही नेता बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से भारत में ही रह रहे हैं और इसे बांग्लादेश का मौजूदा तंत्र उनके आंतरिक मामलों में दखल की तरह देख रहा है। बांग्लादेश की सरकार कह चुकी है कि भारत शेख हसीना को उन्हें सौंप दे। अगर एक लाइन में कहें तो यह नरेंद्र मोदी की नाकाम और निकम्मी विदेश नीति की मार्कशीट की तरह है। इस निकम्मेपन ने बांग्लादेश जैसे भारत मित्र को दूर कर दिया है। अब वो पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ा रहा है। इस पर चर्चा करने से पहले जरा समझिए कि कोर्ट में क्या क्या हुआ, ट्रिब्यूनल में क्या क्या हुआ और किस तरह से शेख हसीना और असदुज्जमा की फांसी की भूमिका तैयार की गई। इस मामले में 84 गवाह पेश किए गए। इनमें सर्वाइवर्स, चश्मदीद, डॉक्टर, पत्रकार और अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा शेख हसीना के शूट टू किल ऑर्डर से जुड़े ऑडियो टेप और कुछ वीडियो फुटेज भी सामने रखे गए। और इसके बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का कसूरवार करार देते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि छात्र आंदोलन को रोकने के लिए उनके आदेश पर बांग्लादेश की एजेंसियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की और ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले किए। फैसले में लिखा है कि शेख हसीना ने पुलिस को लीथल फोर्स यानी घातक ताकत का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इसकी वजह से अबू सईद नाम के छात्र की जान गई और चांदखार पुल नरसंहार हुआ। शेख हसीना ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। अब देखिए कि कैसे बांग्लादेश के इस आंतरिक फैसले ने भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कैसे विदेश नीति के मामले में नरेंद्र मोदी एक अनाड़ी प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो एक नारा उन्होंने उछाला था, नेबरहुड फर्स्ट। इस नीति का मूल उद्देश्य था पड़ोसी देशों के साथ मजबूत आर्थिक और सुरक्षा संबंध स्थापित करना। लेकिन मोदी न पाकिस्तान को समझ सके, न नेपाल को, न बांग्लादेश को, न श्रीलंका को और चीन को समझना तो जाने ही दीजिए। फिलहाल बांग्लादेश की बात करते हैं। मोदी और उनके विदेश मंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश समझ बैठे। सतह के नीचे शेख हसीना के पीछे भारत के खिलाफ उभरते असंतोष की हवा तक नहीं थी मोदी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। वो अंधाधुंध समर्थन देते रहे हसीना को। 2014 में जब मोदी भारत की सत्ता में आए, उसके केवल 4 महीने पहले शेख हसीना तीसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी और उस साल भी उन पर चुनाव में हेराफेरी के संगीन आरोप लगे थे। 2008 के चुनाव में ये आरोप
गहरे हुए और 2024 के चुनाव में तो शेख हसीना ने एक तरह से विपक्ष विहीन चुनाव लड़ा, क्योंकि खालिदा जिया की अवामी लीग ने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया था। चुनाव लोकतांत्रिक नजर आए, इसलिए शेख हसीना ने खुद ही कुछ छोटी पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को अपने खिलाफ खड़ा कर दिया। इस चुनाव में विपक्ष के गंभीर दमन के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा चरम पर जा पहुंचा। लेकिन सत्ता के नशे में चूर शेख हसीना और नरेंद्र मोदी दोनों ही इस गुस्से को भांप पाने में नाकाम रहे। जनता और विपक्ष की आवाज को, शेख हसीना के दमन को भारत का समर्थन, आर्थिक सहायता, सीमा सुरक्षा सहयोग और चीन के प्रभाव को रोकने के बदले में था। लेकिन संदेश ये गया कि भारत बांग्लादेश में तानाशाही कायम करना चाहता है। शेख हसीना की छवि भारत समर्थित तानाशाह से ज्यादा कुछ बची ही नहीं थी। भारत ने हसीना को एकमात्र भरोसेमंद सहयोगी मान लिया। बांग्लादेश में 56% कोटा प्रणाली को लेकर विरोध बांग्लादेश में लगातार सुलग रहा था। 1972 में बांग्लादेश के पाकिस्तान से आजाद होने के बाद प्रधानमंत्री बने शेख मुजीबुर रहमान ने सरकारी नौकरियों में, विशेष रूप से सिविल सेवा में आरक्षण का एक विवादास्पद ढांचा खड़ा किया था। इसके मुताबिक 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। इसके अलावा 26% और सीटें अलग अलग तबकों के लिए आरक्षित कर दी गई। इससे खुली सीटें केवल 44% रह गई। यहां तक भी ठीक था, लेकिन शेख हसीना ने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को सिस्टम में शामिल करने के लिए इस तरीके का जमकर दुरुपयोग किया। नतीजा, नौजवान गुस्से से भरते जा रहे थे। मोदी देख ही नहीं पाए कि यह गुस्सा भड़केगा तो भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश ने अपनी विदेश नीति में बड़ा मोड़ लिया। जहां शेख हसीना के समय में और इससे भी पुरानी सरकारों के समय में भारत के साथ गठजोड़ प्रमुख था, ऊपर था, वहीं अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम संस्कार ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को नई ऊंचाई देनी शुरू की। ये अप्रत्याशित था, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म ही पाकिस्तान से युद्ध लड़कर हुआ है। अगस्त में मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली और सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ न्यूयॉर्क में पहली मुलाकात की। इस मुलाकात का असर यह हुआ कि पूरे 53 साल बाद नवंबर 2024 में बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहली बार पाकिस्तानी कार्गो जहाज ने पाल बांधी। इसके अगले महीने दिसंबर 2024 में मिस्र की राजधानी काहिरा में मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ ने फिर से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी की कमकली और एस जयशंकर की नासमझी की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान का यह गठजोड़ न केवल व्यापारिक बल्कि सामरिक तौर पर भी भारत के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। दोनों देशों ने जनवरी 2025 में संयुक्त व्यापार परिषद का गठन किया है, जिसका मकसद 3 साल में आपसी व्यापार को $3 अरब तक ले जाना है। अगस्त 2024 तक यह केवल $71 लाख था। पाकिस्तान ने बांग्लादेशी यात्रियों के लिए वीजा शुल्क माफ कर दिया तो बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए सुरक्षा जांच में छूट दे दी। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू हो गई। 2018 में शेख हसीना सरकार ने भारत के साथ निकट संबंधों के कारण पाकिस्तानी विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब आइए भारत के लिए असली खतरे पर। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भागने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40,000 तोपखाने के गोले, 2900 प्रोजेक्टाइल और 40 टन आरडीएक्स खरीदा, जो पिछले साल से 3 गुना अधिक है। फरवरी 2025 में बांग्लादेश और पाकिस्तान की नौसेना ने दशकों बाद संयुक्त सैनिक अभ्यास किया। अप्रैल 2025 में ढाका में 15 साल बाद विदेश सचिव स्तर की वार्ता हुई। वहीं जुलाई में पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ढाका की यात्रा की। इसी नवंबर में ढाका में खात्मे नबूवत सम्मेलन में पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों देशों को एक ही उम्मत यानी एक ही कौम बताया। भारत के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच गाढ़ा होता यह रिश्ता भारत की सीमा सुरक्षा के लिए एक कड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अगर दोनों देश इसी तरह पास आते रहे तो दक्षिण एशिया में भारत के खिलाफ एक नया गठबंधन उभर सकता है। और इसकी वजह केवल ये होगी कि नरेंद्र मोदी के पास अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की ऐसी समझ नहीं जिसमें पहले के प्रधानमंत्री माहिर थे।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।